1854 की है, जब सारी दुनिया कॉलेरा पैंडमिक से बुरी तरह मुतासर हो चुकी थी और सिर्फ लंदन में 23,000 लोग मर चुके थे। ऐसे में लंदन के एक डॉक्टर जॉन स्नो ने कॉलेरा के पैंडमिक के ख़िलाफ़ सर्वेलेंस शुरू किया और उन्होंने केसेस को मैप करना शुरू किया। और उनको पता ये चला कि लंदन के सोहो एरिया में एक कंटामिनेटेड वाटर पंप है, जिसकी वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। उन्होंने अथॉरिटीज़ को कन्विंस कर लिया कि वो इस पंप को रिमूव करें, और जैसे ही इस पंप को रिमूव किया गया, कॉलेरा के केसेस कम होने लगे। हमें इस वाक़े से ये पता चलता है कि हम एपिडेमिक्स और पैंडमिक्स में हमारी लड़ाई जो इनके ख़िलाफ़ होती है, उसमें हम एपिडेमिक्स की जो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है उसको अटैक करते हैं। और अटैक करने से भी पहले हमें ये मालूम करना ज़रूरी होता है कि उसकी कमज़ोर कड़ी कौन सी है, और हमें ये भी मालूम होना ज़रूरी होता है कि हमारे हथियार कौन कौन से हैं और हमारे हथियारों को कैसे बेहतरीन तरीक़े से हमें आज़माना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम इन्हीं तरीक़ों में से एक तरीक़ा ट्रांसमिशन डायनामिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि कभी भी किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ की शुरुआत किसी सोर्स से होती है या रिजर्वायर से होती है, फिर वो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, कोई तरीक़ा होता है ट्रांसमिशन का, फिर वो ससेप्टेबल होस्ट में चली जाती है। तो यहाँ पर सोर्स जो है सबसे पहले जो थी वो वुहान सिटी, चाइना में एक वाइल्ड एनिमल्स की मार्केट थी जो बाद में बंद कर दी गई। फिर उसके बाद एनिमल्स के ट्रांसमिशन ख़त्म हो गया और पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन शुरू हो गया। तो अब हम देखते हैं कि सोर्स होता क्या है, सोर्स का डेफिनेशन क्या है, रिजर्वायर का डेफिनेशन क्या है। सोर्स और रिजर्वायर ये अक्सर लोग समझते हैं सिनोनिमस है, लेकिन ये सिनोनिमस नहीं है। सोर्स इज़ अ पर्सन और एनिमल और ऑब्जेक्ट एंड सब्सटेंस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस डिजीज़ पासिस और इज़ डिसेमिनेटेड टू द होस्ट। यानी ये एक ऐसा जानदार हो सकता है या गैर जानदार कोई चीज़ हो सकती है जिसमें वो इन्फेक्शियस एजेंट रहता है और एक होस्ट में चला जाता है, जबकि रिजर्वायर में न सिर्फ वो ऑर्गेनिज़म रहता है बल्कि अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड करता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, उसका रिप्रोडक्शन होता है और वो ससेप्टेबल होस्ट में चला जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। सोर्स और रिजर्वायर हर डिजीज़ में एक नहीं होते, बाज़ में अलग अलग भी होते हैं। तो अब देखते हैं कि रिजर्वायर का क्लासिफिकेशन क्या है। रिजर्वायर आदमी भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है। इंसानों में रिजर्वायर दो किस्म के होते हैं, केस या कैरियर। केस जो है एक पॉपुलेशन में कोई एक शख्स हो सकता है जो कोई डिज़ीज़ या डिसऑर्डर या कोई कंडीशन जिसके बारे में हम जो बातचीत कर रहे हैं वो उसमें पाई जाती है, वो कहलाता है केस। उमूमन हम ऐसे शख्स को पेशेंट कहते हैं, लेकिन जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो उसे हम केस कहते हैं। केस इज़ अ पर्सन इन पॉपुलेशन हैविंग अ डिजीज़, डिसऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम बायोकेमिकल या क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए कन्फर्म करते हैं। केसेस के तीन अक़साम हैं, क्लिनिकल, सब क्लिनिकल, लेटेंट। क्लिनिकल केसेस वो होते हैं जिनमें अलामतें ज़ाहिर होती हैं, साइन एंड सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या फेटल हो सकते हैं। और बाज़ वक्त क्या होता है, डिज़ीज़ के अलामतें ज़ाहिर नहीं होती, डिज़ीज़ उसमें होती है, इन्फेक्शियस एजेंट होता है और वो डिज़ीज़ को ट्रांसमिट भी करता है, इन्फेक्शियस एजेंट को ट्रांसमिट भी करता है, वायरस को ट्रांसमिट भी करता है, लेकिन अलामतें उसमें पाई नहीं जाती। जब अलामतें नहीं पाई जाती तो उसे सब क्लिनिकल केस कहा जाता है। ये सब क्लिनिकल केस उमूमन जब वो शख्स को ख़ुद नहीं मालूम होता है कि उसमें ऐसी कोई बीमारी है भी, तो वो चलता फिरता है और उसे स्टैटिस्टिक्स में भी नहीं काउंट किया जाता है, तो लेकिन वो डिज़ीज़ ज़रूर ट्रांसमिट कर रहा होता है। और एक तीसरी किस्म है लेटेंट केस। लेटेंट केस में क्या होता है कि उसमें अलामतें भी नहीं होती और वो ऑर्गेनिज़म को भी शेड नहीं करता, वायरस भी उसके जिस्म से नहीं निकलता है। और ये तो थे केस के तीन अक़साम। अब एक और किस्म है कैरियर। कैरियर में क्या होता है, कोई शख्स, कोई केस था, फिर उसने ट्रीटमेंट लिया और उस शख्स का ट्रीटमेंट बराबर नहीं हो सका या उसने ट्रीटमेंट बराबर से नहीं करवाया, तो अब क्या होता है, उसमें डिज़ीज़ कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं होती है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज़म बराबर वायरस को बराबर शेड करता रहता है, लोगों तक, दूसरे लोगों तक पहुंचाता। कैरियर्स के बहुत से क्लासिफिकेशंस होते हैं, चूँकि ये
एपिडेमियोलॉजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हालांकि ये लेस इन्फेक्शस होते हैं, लेकिन एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनकी जो पहली क्लासिफिकेशन है वो टाइप के लिहाज से है। पहली टाइप है इंक्यूबेटरी कैरियर, यानी ऐसा कैरियर जो इंक्यूबेशन पीरियड में डिजीज़ को और ऑर्गेनिज़म को फैलाता है। मीज़ल, मम्स, पोलियो और पर्टुसिस ऐसे इंक्यूबेटरी कैरियर्स की वजह से फैलते हैं। फिर दूसरी किस्म है कोएलेसेंट कैरियर, यानी ऐसा कैरियर जो रिकवरी पेशेंट जब रिकवर कर रहा होता है उस पीरियड में बीमारी को फैलाता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं टाइफॉइड और डिसेंट्री के जो मरीज़ होते हैं वो कोएलेसेंट कैरियर होते हैं। फिर तीसरी किस्म है हेल्दी कैरियर। बाज़ वक्त सब क्लिनिकल केसेस जो होते हैं वो इस हेल्दी कैरियर्स बन जाते हैं, जिनको ख़ुद नहीं पता होता है कि उनमें कोई डिज़ीज़ होती है, वो इस डिज़ीज़ को फैला रहे होते हैं। पोलियो में अक्सर ऐसा होता है कि कोई हेल्दी कैरियर इस मर्ज़ को फैला रहा होता है। फिर उसके बाद जो दूसरी क्लासिफिकेशन है, पहली क्लासिफिकेशन टाइप के लिहाज से थी, दूसरी क्लासिफिकेशन ड्यूरेशन के लिहाज से, यानी वो कितने ड्यूरेशन तक वो मरीज़ कैरियर फैलाएगा। टेम्पररी, इसमें दो टाइप्स हैं, टेम्पररी और क्रॉनिक कैरियर। टेम्पररी का कैरियर में होता यह है कि थोड़े दिनों तक ही वो मर्ज़ को फैला रहा होता है, और इसमें इंक्यूबेटरी, कोएलेसेंट और हेल्दी कैरियर्स आते हैं जो टेम्पररी कैरियर होते हैं। फिर क्रॉनिक कैरियर होते हैं जो बहुत कई सालों तक भी फैलाते हैं, और एक मशहूर केस है जो टाइफॉइड मेरी है, वो क्रॉनिक कैरियर था। कई सालों तक वो 1000 से ज़्यादा लोगों को उसने टाइफॉइड से मुतासर किया था। अब इसके बाद एक और कैरियर आता की क्लासिफिकेशन है बाय पोर्टल ऑफ एग्जिट, यानी वो कैरियर में से ऑर्गेनिज़म कौन से पोर्टल से, कौन से रास्ते से निकलता है। इसमें यूरिनरी कैरियर भी आते हैं, रेस्पिरेटरी कैरियर भी आते हैं और इंटेस्टाइनल कैरियर भी आते हैं। जैसे आप नाम से समझ सकते हैं, यूरिनरी कैरियर यानी यूरिनरी ट्रैक्ट से उनसे ऑर्गेनिज़म निकलता है। इंटेस्टाइनल कैरियर में एनस के ज़रिए, इंटेस्टाइन्स के ज़रिए निकलता है। और रेस्पिरेटरी कैरियर में रेस्पिरेटरी रूट के ज़रिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ज़रिए निकलता है। और इसमें लोगों का पेशा भी बहुत अहम होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई टाइफॉइड का मरीज़ है तो वो यूरिनरी कैरियर भी होगा, इंटेस्टाइनल कैरियर भी होगा। और टाइफॉइड का कैरियर अगर किसी हॉस्पिटल में वर्क कर रहा हो तो वो उतना ख़तरनाक नहीं होगा अगर वो फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री में वर्क करने वाला हो। कई दफ़ा रिज़र्वॉयर्स एनिमल्स भी होते हैं और उनमें भी केसेस और कैरियर्स होते हैं, और बाज़ वक्त बल्कि अक्सर ये बीमारियां जो एनिमल्स को मुतासर करते हैं, जिनमें वो रिज़र्वॉयर होते हैं, वो बीमारियां इंसानों में मुंतकिल हो जाते हैं और उनको जूनोसिस कहते हैं। जैसे कि पिछले सीरीज़ में पार्ट 1 में मैंने आपको बतलाया था। और ऐसे 100 से ज़्यादा डिजीज़ेस हैं जो जूनोसिस हैं, और इनके एग्जांपल्स आप रेबीज़, येलो फीवर और इन्फ्लुएंज़ा आप कह सकते हैं। और पिग्स और डक्स का किरदार इन्फ्लुएंज़ा फैलाने में बहुत अहम है और ये सारी दुनिया इससे वाकिफ़ है। और जैसे बर्ड्स हैं वो ख़ास मौसमों में एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर ट्रैवल करती हैं, उनकी वजह से भी बीमारियां फैलती हैं। एनिमल्स जो एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर ले जाए जाते हैं, उनकी वजह से भी नए बीमारियां फैलती हैं। बल्कि बाज़ वक्त तो नए ह्यूमन वायरसेस और एनिमल वायरसेस मिलकर नई बीमारियां आती हैं। जैसे कि आजकल कोविड-19 आया हुआ है, और जब ये एक से दूसरे जानवर से इंसान में या इंसान से जानवर में या एक जानवर से दूसरे जानवर में जब वायरस जाता है तो वो एम्प्लीफाई हो जाता है और उसके असरात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसा ये एविडेंस कई सालों से बतलाया जा रहा था कि ऐसा एम्प्लीफाई होकर कोई एक नई पैंडमिक आ सकती है, और इसके बारे में बिल गेट्स ने भी एक तशवीर ज़ाहिर की थी कि ऐसी कोई पैंडमिक हमारे पास सारी दुनिया में आ सकती है। इसके बाद एक और रिज़र्वॉयर है नॉन लिविंग थिंग्स में। नॉन लिविंग थिंग्स भी अक्सर रिज़र्वॉयर होते हैं, जैसे कि मिट्टी है, सॉइल है, वो टेटानस और एंथ्रैक्स के लिए रिज़र्वॉयर बनती है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।